हेलो, मैं हूं मनोज मौर्य और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7 प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, क्योंकि उससे कि आगे का प्रोसेस हमें पढ़ना है। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था इम्प्लांटेशन तक की। ये यूट्रस है और ये सर्विक्स, ये वजाइना, और यहाँ पर देखिए लास्ट लेक्चर में यहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने कि यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट, जिसको ब्लास्टोला बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट यहाँ इम्प्लांट कर चुका था और इसमें दो तरह की लेयर पाई जा रही थी, सेल पाई जा रही थी। तो यहाँ का स्ट्रक्चर हम बनाकर अब आगे समझेंगे और कैसे इसका डेवलपमेंट होता है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन तक की हो चुका था, उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए दो टाइप की सेल पाई जाती थी। ये जो साइड में है इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और ये अंदर जो सेल का एक गुच्छा सा पाया जा रहा है यहाँ पर, है ना, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट, और इस स्ट्रक्चर को बोलते थे ब्लास्टोसिस्ट, है ना, ब्लास्टोसिस्ट या फिर ब्लास्टुला, ठीक है। तो ये इम्प्लांट हो चुका था यहाँ तक। इसका डेवलपमेंट कैसे होता है वो हमें देखना है, ठीक है। तो देखिए इसके आगे क्या होता है, ये जो आप ट्रोफोब्लास्ट सेल देख रहे हैं जो किनारे पर अरेंज है, ये दो में टूट जाती है, दो सेल में टूट जाती है। कैसे? जैसे कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। और यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं किनारे, ठीक है। तो दो में टूट जाती है ट्रोफोब्लास्ट सेल, ट्रोफोब्लास्ट जो है। तो ये एक को बोल देते हैं सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलेंगे? सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। इसको रफ कर रहे हैं। जो सबसे आउटर है इसको बोल दिया सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, कि बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये आउटर लेयर, आप ऐसे समझ लिए कि ये आउटर लेयर है सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, और ये जो इनर लेयर जो बन गई, ये जो देख रहे हैं चारों ओर, इसको बोल दिया साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि ये ट्रोफोब्लास्ट दो सेल में टूट गई, ठीक है ना। दो लेयर बना लिया अलग अलग, बाहर वाले को सिंसियोट्रोफोब्लास्ट बोल दिया, अंदर वाले को साइटोट्रोफोब्लास्ट बोल दिया। ये जो देख रहे हैं इम्ब्रोब्लास्ट है, ये भी दो लेयर में टूट जाता है। ये देखिए इस तरीके से एक सेल का ऐसा गुच्छा यहाँ पर बन गया, और इसको बोल दिया एपीब्लास्ट। और एक दूसरे कलर से दिखा रहे हैं यहाँ, एक सेल का यहाँ ऐसा गुच्छा बन गया, मतलब दो लेयर में टूट गया, इसको बोल दिया हाइपोब्लास्ट, ठीक है। ये 7 दिन तक की प्रोसेस हो चुका था इम्प्लांटेशन तक की। अब उसके आगे का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो ये 8वें दिन सब हो रहा है, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। ट्रोफोब्लास्ट टूट गया सिंसियोट्रोफोब्लास्ट में और साइटोट्रोफोब्लास्ट में, और इम्ब्रोब्लास्ट टूट गया एपीब्लास्ट में और हाइपोब्लास्ट में। ये अभी और इसी में हो रहा है डेवलपमेंट। कैसे? ये अगले स्ट्रक्चर में ही बनाकर देख लेंगे, ठीक है। चेंज इसी में होना है। ये जो आप देख रहे हैं एपीब्लास्ट, ये डेवलप होके, ये तो आप देख रहे हैं किनारे की लेयर बना दी। इसका नेमिंग करने की बार बार जरूरत है नहीं। इसको बोल रहे हैं सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। इसके चारों ओर जो ये लेयर पाई गई है, जो सेल पाई जा रही हैं, ये है साइटोट्रोफोब्लास्ट।
ठीक है ना। इसके अंदर ये दोनों है, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट डेवलप होके, ये एपीब्लास्ट इस तरीके से सेल है, ये डेवलप होके इस तरीके से सोलन लाइक ऐसा फूला हुआ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहां पर ये एपीब्लास्ट की सेल है, एक्चुअली अभी भी इसको एपीब्लास्ट ही बोलेंगे, है ना, एपीब्लास्ट की सेल है, एपीब्लास्ट। ये जो चारों ओर कवर कर लिया है इसको बोलेंगे एमनियॉन कि एमनियॉन। एमनियॉन मतलब एपीब्लास्ट था, उससे सेल फैल कर चारों ओर राउंड जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, या स्वेल हो जाता है, ऐसा समझ लीजिए, स्वेल हो जाता है स्ट्रक्चर। तो ये तो एपीब्लास्ट ही है, मगर ये चारों ओर जो सेल हो गई इसी से निकली हुई है ये सेल, मगर ये चारों ओर फैल गई तो इसको बोल दिया एमनियॉन। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है इसको बोल देते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। एपीब्लास्ट में जो चेंज हुआ वो क्लियर हो गया। इसके बाद हाइपोब्लास्ट भी यहां पर था, है ना। तो ये हाइपोब्लास्ट इस तरीके से यहां प्रेजेंट होता है, हाइपोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसकी सेल भी ऐसा स्ट्रक्चर बना लेती है। अब इसको यॉर्क सैक बोलने लगते हैं, यॉर्क सैक, यॉर्क सैक, ठीक। क्या चेंज हुआ यहां से, शुरुआत से एक बार देख लेते हैं। ट्रोफोब्लास्ट से 2 सेल बन गई, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट की 2 लेयर बन गई, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। यहाँ पर क्या हुआ, केवल एपीब्लास्ट की सेल इस तरह फैल कर कवर कर लेती हैं चारों ओर, तो इसको बोल दिया एमनियॉन, और इसके अंदर जो फ्लूइड फिल है उसको बोल दिया एमनियोटिक फ्लूइड। और यहाँ पर जो हाइपोब्लास्ट की चारों ओर सेल है इसको बोल दिया यॉर्क सैक, ठीक है ना। अब इसी में देखिए, इस यॉर्क सैक से सेल निकल कर इन सब को कवर कर लेती हैं, इस तरीके से दिखा दिया कोई, इन सब को कवर कर लेती है, जो खाली जगह सब पड़ी हुई है इस सेल के अंदर। साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है, ये जो आप देख रहे हैं किनारे, इसके अंदर जितनी भी जगह होती हैं सबको कवर कर लेती हैं। तो यॉर्क सैक से जो ये सारी सेल निकलकर बिखर गई एक तरीके, मतलब सबको कवर कर लिया, खाली जगह को कवर कर लिया, इसको बोल देते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये भी आपको क्लियर हो गया, यॉर्क सैक से सेल निकली हैं और चारों ओर जो खाली स्पेस था उसको फिल कर दिया है, उसी को बोल दिया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये 7 दिन तक हुआ था, ये सब 8वें दिन ही हो रहा है। और अब क्या इसमें चेंज होगा, चेंज दिखाने के अलग अलग दिखा रहे हैं, मगर हो एक ही में रहा है ना। तो अब ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है ये बीच से फटने लगती है और ये कैविटी बना लेगी एक तरीके से। तो अगले स्ट्रक्चर में इसको दिखा रहे हैं, देखिए ये तो पूरा इसी तरीके से बना दिया, जिसको बोलते हैं सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, ये सेल, ठीक है। इसके अंदर जो है साइटोट्रोफोब्लास्ट बना दिए सेल, ठीक है। अब ये जो 2 चीजें प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट है हाइपोब्लास्ट और उससे बनाए यॉर्क सैक, ये रहा हाइपोब्लास्ट, इस तरीके से दिखा दिया, और इससे यॉर्क सैक, ठीक है। और दूसरा है एपीब्लास्ट और एमनियॉन, ये रहा एपीब्लास्ट और ये एमनियॉन। यहाँ नेमिंग नहीं कर रहे हैं, नेमिंग वहाँ पर दिखाई है। अब ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म था, प्रेजेंट था, ये बीच बीच से फट के चारों तरफ सबके ऊपर लेयरिंग बना देगा, ऐसे जिस तरीके से देखिए, इसको ब्लू से अच्छा दिखा रहे हैं, ये इस तरीके से चारों ओर सब पर लेयरिंग कर देगा। इसकी एक लेयर इस तरह रहेगी, इस पर भी,
इस पर भी, और इस पर भी किनारे। ये सेल को ये किनारे लेयर को बोलते थे साइटोट्रोफोब्लास्ट। इस पर भी इसकी एक लेयरिंग सी बन जाती है और ये इससे इस तरीके से जुड़ जाता है। इसको बोलते हैं फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड। फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड। यहां तक भी क्लियर हो गया आपका, है ना। तो अब किनारे से 3 लेयर बची। एक तो सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, है ना, पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, समझने के लिए बस इतना, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। फिर उसके बाद साइटोट्रोफोब्लास्ट, फिर इसके बाद जो ये ब्लू कलर की लेयरिंग दिख रही है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, पूरा नाम नहीं लिखा है, वो वहाँ पर लिखा है इसीलिए दिखाने के लिए। ये 3 जो किनारे की लेयर हैं, ये मिलकर बनाती हैं कोरियन। क्या बनाती हैं? कोरियन। ये बनाती हैं कोरियन। और इसकी अगर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो बोलते हैं उसको कोरियोनिक विलाई। कैसे दिखाते हैं? जो कि एंडोमेट्रियम लेयर से अटैच होता है, फिंगर लाइक। देखते इसको दिखाते हैं कैसे स्ट्रक्चर में, देखिए। कुछ इस तरीके से। ये जो सबसे किनारे आप देख रहे हैं लेयर, इसको बोल देंगे सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, पूरा नाम नहीं लिखा है। इसके अंदर जो ये लेयर पाई जा रही है, इसको डॉट डॉट से ऐसे दिखा दिया है, इसको बोलेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है ना, ये हो जाएगा साइटोट्रोफोब्लास्ट। इसके जो अंदर एक और लेयर है, ये इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये 3 लेयर, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये 3 लेयर मिलकर बना देती हैं कोरियन। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से है, इसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। ठीक है, ये किस काम आती है बताते हैं, अभी यहां समझ में आ जाएगा आपको। अब यहां पर 2 चीजें प्रेजेंट थी, एक तो एपीब्लास्ट और उससे बना था एमनियन, इधर से हाइपोब्लास्ट और इससे बना था यॉर्क सैक। ठीक है, और यहाँ से जो फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड इस तरीके से बनी हुई थी। यहाँ पर एक और चीज़ डेवलप हो जाती, यॉर्क सैक से कुछ सेल निकलकर इस फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं। इसको बोलते हैं अलंटोइस। यॉर्क सैक की कुछ सेल इस फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड में आ जाती हैं। यही ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि ये जो अंदर बनेगा ये फीटस बनेगा और इस माँ का ब्लड अलग ही रहता है और इस फीटस का ब्लड अलग ही रहेगा, मगर इसका ट्रांसपोर्ट इसी में होगा। क्योंकि अभी आपको स्ट्रक्चर में दिखाएंगे, ये जो स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा बनाएगा। ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको बोलेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड। कुछ लोग अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा को एक ही चीज समझते हैं, मगर ये दोनों अलग अलग हैं। प्लेसेंटा फीटस का भी कुछ पार्ट होता है और मदर का भी कुछ पार्ट होता है। तो ये तो रहा इतना फीटस का पार्ट, ये एंडोमेट्रियम लेयर में धंसा हुआ होगा। अभी इसको दिखाएंगे स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, इसमें आ जाता है माँ का ब्लड।
यहाँ पर ये जब एंडोमेट्रियम लेयर में धंसा हुआ होगा, कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसा बना होगा कि एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो माँ के एंडोमेट्रियम लेयर में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जिसमें से ब्लड इस ये जो आप देख रहे हैं सिंसियोट्रोफोब्लास्ट किनारे की लेयर है, इसमें यहाँ तक आ जाएगा और ये ब्लड इस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू यहाँ पर जितना भी न्यूट्रिएंट होगा ट्रांसफ़र कर देगा इस फीटस को, और फीटस से जितना भी वेस्टेज पार्ट होगा वो इस माँ के ब्लड में चला जाएगा और उसके थ्रू ही निकल जाएगा। जब तक फीटस वोम में रहेगा तब तक ना वो सांस लेता है ना कुछ खाएगा, जो कुछ मिलेगा उसको अपनी माँ के थ्रू मिलेगा, क्योंकि यही एक्सचेंज का एक पार्ट होता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड एक तरीके से जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है इसके थ्रू होता है। प्लेसेंटा माँ और फीटस के दोनों पार्ट मिलकर बना होता है। तो एक बार ये स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर यहाँ पर दिखाते हैं कैसे। तो शुरुआत से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शुरुआत में जहाँ पर इम्प्लांटेशन हो चुका था वहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना था जिसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट में ट्रोफोब्लास्ट सेल किनारे जो पाई जाती थी बोलते थे, और इसको एम्ब्रियोब्लास्ट है। ट्रोफोब्लास्ट सेल टूट जाती हैं दो में, आप ऐसा समझिए दो सेल में टूट जाती हैं, जिसको एक को बोल देते हैं बाहरी सेल को सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, और ये जो अंदर वाली है इसको साइटोट्रोफोब्लास्ट बोल देते हैं। ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट है ये दो में टूट जाती है फिर से, एक एपीब्लास्ट और ये हाइपोब्लास्ट में। फिर इसके बाद देखिए ये एपीब्लास्ट ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा, एपीब्लास्ट तो है ही है यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर चारों ओर इसकी सेल निकल कर फैल गई है इसको बोल दिया एमनियॉन, और अंदर जो फ्लूइड भर गया, कैविटी है ना इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, इसको बोल दिया एमनियोटिक फ्लूइड। अब यहाँ पर हाइपोब्लास्ट सेल था, ये भी सेल निकल कर ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसको बोल देंगे यॉर्क सैक। यॉर्क सैक से कुछ सेल निकल कर चारों ओर फैल जाती हैं जिसको बोल देते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। यहाँ पर भी क्लियर है। ये जो तीन सेल किनारे की पाई गई हैं, सबसे बाहरी सेल सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, उसके बाद देखें तो साइटोट्रोफोब्लास्ट, इसके बाद देखें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये तीन सेल मिलके बनाती हैं कोरियन, और जब ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है तो इसको बोल देते हैं कोरियोनिक विलाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पूरा वैसे ही प्रेजेंट है, नेमिंग नहीं किया है। ये है एपीब्लास्ट, ये एमनियॉन, ये है हाइपोब्लास्ट, ये यॉर्क सैक। ठीक है, और इसके चारों ओर वो लेयर प्रेजेंट थी वो तो मैंने बता दिया है। ये यॉर्क सैक की कुछ सेल निकलकर इस अम्बिलिकल कॉर्ड में आ जाती हैं जिसको बोलते हैं एलेंटॉइस। ठीक है, ये हेल्प करता है न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में। मदर का इसमें पहुंचा देगा फीटस में, और फीटस का वेस्टेज पहुंचा देगा मदर के ब्लड में, क्योंकि ये बनेगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ये बनेगा प्लेसेंटा जो कि एंडोमेट्रियम लेयर में धंसा होगा। अभी इसको दिखा रहे, अच्छा इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, ये यूट्रस इस तरीके से है, ठीक है, और ये है एंडोमेट्रियम। तो ये जो यहां तक तो 8 दिन का स्ट्रक्चर था, 8 दिन में ये सब हुआ। 7वें दिन इम्प्लांटेशन हुआ, 8 दिन में ये सब हुआ, 9th डे 9वें दिन तक की ये ऐसा डेवलप हो जाता है। और इसके बाद जब ये देखिए यहां से ये यॉर्क सैक है और इससे निकलता है अम्बिलिकल कॉर्ड जिसके अंदर ये फीटस होता है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये ऊपर दिखा है, तो यहां पर ये जो है इतना पार्ट ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा, और ये जो देख रहे हैं ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। अब प्लेस जितना भी है देखिए यहां एंडोमेट्रियम लेयर है तो इसमें ब्लड वेसल होती हैं, तो माँ का जितना भी ब्लड है इसके थ्रू
यहाँ वाली लेयर में अंदर आ जाता है। मतलब ये सिंसियोट्रोफोब्लास्ट आप जो देख रहे हैं किनारे की लेयर, इसमें ब्लड आके भर जाता है और ये यहाँ तक ब्लड मिक्सचर नहीं होता है, यहाँ से ये अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू इस जितना भी चीज़ें इसको ज़रूरत है मिल जाएंगी और जितना वेस्टेज है यहाँ से ब्लड वापस ले जाएगा और फिर ये मदर के ब्लड से ये वेस्टेज बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो ये यॉर्क सैक है, ये प्लेसेंटा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड में डिफरेंस होता है। प्लेसेंटा बनता है मदर और फीटस दोनों के मतलब थोड़ा थोड़ा भाग मिलने से। अम्बिलिकल कॉर्ड केवल फीटस का पार्ट होता है, वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है चीज़ें। प्लेसेंटा से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। पहला है ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये क्या करता है, ये लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि जब रप्चर होकर सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है तब ये कॉर्पस ल्यूटियम को 3 महीने तक जिंदा रखता है ताकि वो प्रोजेस्टेरॉन बराबर निकालता रहे, ताकि एंडोमेट्रियम की लेयर जो है ब्रेक डाउन ना हो, ताकि ये पूरा जो प्रेगनेंसी सही से चल सके, ठीक है ना। दूसरा हार्मोन्स निकलता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन HPL नाम है जिसका, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये क्या करता है, ये ब्रेस्ट की ग्लैंडुलर टिश्यू का साइज इंक्रीज कर देता है। रिलैक्सिन ये प्लेसेंटा से रिलीज नहीं होता है, ये ओवरी से रिलीज होता है। ओवरी से रिलीज होगा, ये ओवरी से रिलीज होता है, वो भी प्रेगनेंसी के लास्ट में, ठीक है। तो ये 3 हार्मोन्स तभी रिलीज होंगे केवल प्रेगनेंसी में, only produce during pregnancy। ठीक है ना। बाकी और हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कार्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन। मेटाबॉलिक चेंज करते हैं मदर में और फिटल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान केवल 3 ही हार्मोन्स रिलीज होते हैं, HCl, HPL और रिलैक्सिन, जिसमें से HCl और HPL प्लेसेंटा से ही रिलीज होते हैं। इसको इसीलिए टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड 2 हो सकती हैं, एक तो प्लेसेंटा भी है और दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम को भी बोल सकते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि वो भी टेम्पररी ही बनता है, बाद में डिजेनरेट हो जाता है। प्लेसेंटा भी टेम्पररी है, तो इसीलिए टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड भी पूछ सकते हैं कौन सा है, तो दोनों ही टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। यहाँ पर प्लेसेंटा भी है, कॉर्पस ल्यूटियम भी है, ठीक है। तो यहाँ प्लेसेंटा का आपको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट स्टेप बचा है गैस्ट्रुलेशन क्या होता है। तो गैस्ट्रुलेशन 3 लेयर बन जाती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ये 3 लेयर बनने को ही बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। वो कैसे बनती है वो देखेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, ठीक है ना। वो प्लेसेंटा के भी देख लिए, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। ये देखिए इतना ही लेयर है केवल, ठीक है ना, हमें इतनी ही जरूरत है। ये है एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट, और इससे इस तरीके से एमनियोन बना हुआ है, ठीक है। ये इसके सामने कुछ इस तरीके से है हाइपोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, और इसके पीछे पूरा यॉर्क सैक है, ठीक है। और बाकी का स्ट्रक्चर नहीं लिया है, वो भी है, ठीक है। हमें इतना ही काम है। अब इसमें कुछ इस तरीके से नॉच बनने लगती है और ये बड़ा सा गड्ढा, तो इसको बोल देते हैं
प्रिमिटिव नोड, प्रिमिटिव नोड, ये जो देख रहे हैं ये सर बनेगा, ये फिटस का सर बनेगा, तो इसको ठीक है। और ये जो पार्ट देख रहे हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव ये पैर बनेंगे, ठीक है। यहां से डिसाइड हो जाता है कि सर कौन सा बनेगा और पैर कौन सा बनेगा। और यहीं से तीन जर्म लेयर बननी है जिससे पूरा ह्यूमन बॉडी बनेगा। तो कैसे, ये एपीब्लास्ट की सेल टूट टूट के इस होल में गिरने लगती हैं, प्रिमिटिव नोड में गिरने लगती हैं और इस पर भी जाने लगती हैं। मतलब ये हाइपोब्लास्ट को भी पूरी तरीके से बंद कर देती हैं। अगर इसको लेयर में दिखाएं तो कुछ इस तरीके से आप समझिए कि ऊपर ये एपीब्लास्ट सेल है, ये इस तरीके से एपीब्लास्ट की सेल है, और ये बीच में नॉच जैसा बनने लगता है, ये कुछ इस तरीके से ढाल, ये सारी सेल बीच में इस तरीके से गिरने लगती हैं। और ये नीचे है हाइपोब्लास्ट, यहाँ पर है ये हाइपोब्लास्ट, ये पूरा इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। तो इससे सेल निकलकर इसमें गिरने लगती हैं और ये इसको भी पूरी तरीके से कवर कर देती है, मतलब एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक है। ये सेल यहाँ पर भी कुछ पड़ी रहती हैं और ऊपर भी पड़ी रहती हैं। आपको समझ में आया? एपीब्लास्ट को हमने ऐसे दिखा दिया है और ये हाइपोब्लास्ट को ऐसे दिखा दिया है। तो एपीब्लास्ट की सेल निकलकर एक गड्ढे में गिरने लगी हैं और इसको हाइपोब्लास्ट को कवर कर लेती हैं। तो यहीं से तीन जर्म लेयर बनती हैं। तो पहली जो ऊपर वाली बनेगी, जो एपीब्लास्ट से बनेगी, इसको बोलेंगे एक्टोडर्म। ये जो हाइपोब्लास्ट को पूरी तरीके से कवर कर लेती है, इसको बोलेंगे एंडोडर्म। और बीच में जो लूजली पैक्ड सेल हैं, बीच में भी कुछ प्रेजेंट हैं, इसको बोलेंगे मीजोडर्म। और तीन सेल मतलब तीन लेयर बन जाना ही यही होता है गैस्ट्रुलेशन, इसी को बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। और इन्हीं से पूरा ह्यूमन बॉडी बनेगा। कैसे बनेगा वो देखना है हमें। जैसे कि एक्टोडर्म क्या क्या बनाता है हमें, एक्टोडर्म से बनेगा, इससे बनेगा नर्वस सिस्टम, और एपिथेलियम स्किन, एपिथेलियम स्किन, ठीक है ना। एक्टोडर्म से क्या बनेगा, पूरा नर्वस सिस्टम बनेगा, और एपिथेलियम स्किन, पूरा स्किन बनेगा। मीजोडर्म से यहां पर इसका दिखाई दे रहे हैं, मीजोडर्म से आप यह रखिए BMC, बी से बोन बनेगा, M से मस्कुलर सेल, मस्कुलर टिश्यू, और C से कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एक्टोडर्म से बनेगा नर्वस सिस्टम, एपिथेलियल स्किन, पूरा स्किन। मीजोडर्म से बनेगा BMC मतलब बोन, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। लास्ट बचा है एंडोडर्म, इससे बनेगा एपिथेलियल का कुछ पार्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक, और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे गैस्ट्रुलेशन होता है। गैस्ट्रुलेशन मतलब तीन जर्म लेयर का ही बनना, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। कैसे बनता है इसको बस आप इतना याद रख लीजिए अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कि एपीब्लास्ट के जो सेल हैं एक गड्ढे में जाके गिरने लगते हैं, कुछ इस तरीके से गिरने लगते हैं। तो एपीब्लास्ट जो है वो बन जाता है एक्टोडर्म, जिस पर जाके गिरते हैं दूसरी सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं वो एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में पाई जाती है मीजोडर्म।
एक्टोडर्म से बनेगा नर्वस टिश्यू, एपिथेलियम से स्किन पूरा बन जाएगा, मेसोडर्म से बनेगा बोन, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, और एंडोडर्म से बनेगा एपिथेलियल सेल, रेस्पिरेटरी ट्रैक और डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमें देखना है कैसे इस फीटस में डेवलपमेंट होता है। तो हाँ, पहले ये 2 महीने तो इसको इम्ब्रो बोलते हैं, ये फिर उसके बाद इसको फीटस बोलते हैं। तो पहले जो 2 मंथ हैं इसको इम्ब्रो बोलेंगे, ठीक है, बाकी सब उसके बाद फीटस बोलना स्टार्ट करते हैं। तो ये याद करने वाला पार्ट है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो 3 महीने को ट्राइमेस्टर बोले, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। उसको मंथ को वीक में भी दिखा दिया है, एक मंथ में 4 वीक होते हैं, तो 2 में 8 वीक हो जाएगा, 3 में 12 वीक। तो वीक वाइज भी आप याद रखिए और मंथ वाइज भी, है ना, दोनों से पूछ सकते हैं। जैसे कि पहले मंथ में उसका हार्ट बनता है, ठीक है ना, दूसरे मंथ में मतलब 8 वीक जिसको बोलते हैं उसके लिम्स, डिजिट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मतलब मेल है कि फीमेल पता चल जाएगा ना, हाथ पैर बनने लगते हैं यहाँ पर। तीसरे वीक मतलब तीसरे मंथ में मतलब 12 वीक जब हो जाए, 12 वीक में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, बड़े बड़े ऑर्गन बनने लगते हैं अंदर के, जैसे लीवर, किडनी है ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम सारा बनने लगता है। 4th मंथ में एनसीईआरटी में दिया नहीं है तो इसमें याद करने की जरूरत ही नहीं आपको। 5 मंथ में देखें मतलब 20 हफ्ते हो चुके हैं यहाँ पर। हेयर ऑन हेड, उसके सर के बाल आ जाते हैं। और फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, पहला मूवमेंट उसमें देखा जाता है। 6 मंथ मतलब 24 वीक। हेयर ऑन बॉडी, उसके बॉडी पर हेयर आते हैं बाद में, है ना, पहले हेड पर आते हैं फिर बॉडी पर। आईलिड सेपरेट, उसकी आंखें मतलब ओपन होती है, आईलिड सेपरेट हो जाते हैं, आई लेसेस फॉर्म उसकी बन जाती हैं, आई लेसेस फॉर्म्ड हो जाएंगी। फिर 7 और 8 का भी एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया है और डायरेक्ट हमें दे रखा है 9 मंथ का, जिसमें फीटस फुल्ली डेवलप हो जाता है, रेडी टू द डिलीवरी। आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो बार बार इसे देखिए और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।